दोस्तों 3 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो जरूर से चेक करना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस मार्केट से शुरू कर लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट अभी है नीचे, नैस्डैक ज़्यादा नीचे है, 1% की मंदी है, डाउ जोन्स भी अभी थोड़ा नीचे ही है। सो आज भी हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर चुका है, पिछले 6 दिन से हम मार्केट को गिरता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ पोर्टफोलियोज में तेजी भी बनी है कुछ दिनों के अंदर, लेकिन मेजरली आज तो पोर्टफोलियोज गिरे ही हो गए क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज नीचे हैं, मैक्सिमम कंपनीज, मैक्सिमम जो कोर सेक्टर्स है वो नीचे बंद हुए हैं। अब कल क्या सिचुएशन आ सकती है, कल कैसे हो सकता है मार्केट, और स्टॉक्स भी है, सब कुछ है, डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि कल ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज अब यूएस की टेरिटरी बन चुकी है, प्रिटी सून ट्रंप अनाउंस करेगा। और ट्रंप बेसिकली इनफॉर्मल वे में अनाउंस भी कर चुका है कि यूएस की टेरिटरी अब बन चुका है हॉर्मुज। तो हॉर्मुज ओपन है, ऐसा ट्रंप ने बोला। माइन हटा दी जा चुकी है, कोई भी फ्रेश टॉक ईरान के साथ में नहीं हो रही है। और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि तेहरान बोलता है कि यूएस भीख मांग रहा है और यूएस बोलता है कि तेहरान भीख मांग रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें चलेगी अभी आगे चल के, आपको बताइए इसका जो इम्पैक्ट है सीधा मिलेगा आपको क्रूड के प्राइस में। तो क्रूड अभी 90 अबव है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन करना ही प्रॉब्लम है क्योंकि एकदम से ऊपर जाके नीचे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो नीचे के प्राइस पे इंडिया ऑयल बाय करेगा। लेकिन अगर ऊपर टिका रहेगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें होगी। तो $90 या $91.45 के आसपास अभी के समय क्रूड चल रहा है। आगे चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। देखो कल भी मार्केट ऐसा ही सुस्त रहेगा, हो सकता है कल 7वां दिन हो मार्केट के गिरने का, और उसके बेसिस पे निफ्टी अपने सपोर्ट यानी डे चार्ट का जो सपोर्ट है अभी निफ्टी का, जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, हो सकता है वहां तक निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर जाए। अब देखिए इसी बीच यहाँ पे हुआ क्या है कि गोल्ड अभी नीचे है। अभी का स्पॉट प्राइस आप देखोगे तो 1% नीचे है गोल्ड, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी 3% के साथ में नीचे है। अब देखो सब भूल चुके हैं गोल्ड एंड सिल्वर को। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले सब गोल्ड एंड सिल्वर के पीछे भाग रहे थे, और सिल्वर का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से टॉप से रिवर्सल हो चुका है, और अभी सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर करेक्शंस या जो भी कंसोलिडेशन है वो शुरू हो रहा है। और वही सिचुएशन अभी आप इसमें देख पा रहे हैं दोनों के अंदर। बट कभी ये जो करेक्शन से कंसोलिडेशन है वो ख़त्म भी होगा, वापस गोल्ड में नई हाइज भी आएगी, सिल्वर भी नई हाइज लगाएगा। सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है, सिल्वर कम प्रिडिक्टेबल है, लेकिन गोल्ड प्रिडिक्टेबल भी है, और साथ में वॉलेटिलिटी भी सिल्वर के कंपैरिजन में कम है। गोल्ड को हैजिंग के रूप में भी यूज़ करते हैं, इन्फ्लेशन के रूप में भी यूज़ करते हैं। साथ में अगर आप ये सोच रहे हो कि आगे चल के रुपीज़ वीक होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, जो कि चांसेस काफ़ी हाई है, और हम हमारी करेंसी के गिरने का और यूएस की करेंसी बढ़ने का बेनिफिट उठाए, तो भी फिर उसके लिए गोल्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आता है डॉलर्स में। गोल्ड का जो प्राइस है ना वो भी चलता है डॉलर्स में। तो डॉलर बढ़ेगा, साथ में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा रुपीस के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि गोल्ड मत खरीदो कुछ टाइम के लिए। लेकिन गोल्ड के अंदर ये भी बेनिफिट है कि अगर आपको यूएस करेंसी लगता है कि आगे चल के स्ट्रांग होगी तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में गोल्ड का भी बेनिफिट उसमें मिलेगा। पर वो जब मिलेगा जब आपने करेक्शन में लिया होगा, टॉप में लिया होगा, तो फिर तो दिक्कतें होगी। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है गोल्ड बी के अंदर। अब इस सपोर्ट से बाइंग आती है, कभी कभी रेसिस्टेंस पे पहुंचता है गोल्ड। यहाँ पे रेसिस्टेंस, इसको हम देखें, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे बाकी, लेकिन हम वैसे रेसिस्टेंस देखें इनको तो 15% का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो ट्रेडर भी अभी फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल आ चुका है। अभी ये जो गोल्ड भी है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बीच में गिरावट आएगी बीच बीच में, आपको पता ही है वो सब चीज़ें, जैसा कि आज अभी गोल्ड नीचे तो गोल्ड भी कल गिरेगा। बाकी सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अगर कोई 10 रुपये गोल्ड में लगाता है तो 6 रुपये या 7 रुपये वो गोल्ड में लगाता है, या 4 रुपये और 3 रुपये वो सिल्वर में लगाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब सिल्वर गिरती है तो काफ़ी टाइम लगता है, कई साल लगते हैं ऑल टाइम हाई वापस से आने में। अब जिसने यहाँ पे लिया होगा देखते हैं उनको कितना टाइम लगेगा। फिलहाल अभी सिल्वर भी सपोर्ट बना रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रेसिस्टेंस के बीच में गैप देखे तो 26% का गैप है। तो जो भी इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स में, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर को ऐड करना चाहते हैं वो अभी यहाँ पे फोकस करें सपोर्ट के ऊपर। ये चार्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं एक सेकंड और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट के ऊपर, जो कि एक सरकारी डेटा है, गवर्नमेंट डेटा। अब देखिए आपको बताइए, पीएम केयर फंड है जिसके अंदर काफ़ी पैसा है, हर साल वो पैसा जुड़ता रहता है, फिर वो यूज़ होगा देश के भले के लिए। तो यहाँ पे अभी जो फंड है उसका अमाउंट कितना हो चुका है, ये जो कॉर्पस है कितनी हो चुकी है, 8,452 करोड़। ठीक है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर रिवील होता है, और
सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मोस्ट जो फंड्स है ना वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर है, वो एफडी के अंदर है। अभी आप जैसे यूएस मार्केट देखोगे या दूसरे मार्केट्स देखोगे तो उसमें जो प्रेसिडेंट है या जो भी टॉप है वो स्टॉक मार्केट में, अपनी कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके चलता है, क्योंकि ऑब्वियस उनको भरोसा है कि जैसे यूएस अगर ग्रेट बनेगा, ऊपर जाएगा, तो ट्रंप की भी कमाई होगी, ऑब्वियस है उसके अंदर। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में जो टॉप होता है, जो टॉप के लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो सब एफडी में बहुत सारे इन्वेस्ट करके चलता है। अब यही रीज़न होता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ भी होता है, पैसे वैसे नीचे आते हैं तो इनको नहीं फ़र्क पड़ता है, उस हिसाब से ये पॉलिसी भी नहीं देखते हैं, क्योंकि खुद का पैसा लगा होगा तो पॉलिसी भी उस हिसाब से बनेगी। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो दर्द है टैक्स पे करने का, साथ में लॉसेस को लेने का, वो इनको नहीं होता है, तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो तकरीबन 6,641 करोड़ का जो अमाउंट है वो एफडी में रखा हुआ है। बाकी जो बड़ी राशि है वो शेड्यूल बैंक्स में है, सेविंग अकाउंट में है वो, ठीक है। एफडी ने इस दौरान तकरीबन 475 करोड़ रुपीस का ब्याज भी दिया है, ठीक है। तो पीएम केयर का जो फंड है ना, ये स्टॉक इक्विटी जैसे रिस्की एसेट में नहीं है, जबकि बैंक में एफडी के अंदर है। तो ये थोड़ा सा समझना है कि हमारी पॉलिसी क्यों इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं हो पाती है, क्योंकि या तो सरकारी जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका पैसा एफडी में होता है, या ज़मीन में होता है, लैंड में होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट में जब पैसा होगा ही नहीं किसी भी पॉलिटिशियन का या फिर जो भी टॉप है उनका, तो ऑब्वियसली फिर वो पॉलिसी वैसी बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तो हमने एक फ़ंड की बात की है, ठीक है। ये फंड का संचालन जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही करें, उनका ही योगदान हो कि मैं पैसे कहाँ पे लगाना चाहता हूँ। लेकिन जो मोदी जी का पर्सनल फंड है, जो इनका खुद का पैसा है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, कितना पैसा इनके पास में है, वो एक बार हम देख लेते हैं। बट उससे पहले देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी जो डेटा आता है या सरकार की तरफ से जो भी कुछ बोला जाता है, कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें आपने देखा कि रेलवे कंपनी के स्टॉक्स चल रहे थे, पीएसयू कंपनी इसने बहुत पैसा बनाया, ठीक है। मोदी जी, अमित शाह ने भी कहा था कि यहाँ पे आप 4 जून के बाद में मार्केट फटेगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। रेलवे कंपनीज देख सकते हैं, डिफेंस कंपनीज, चलो ठीक है, अभी फिर भी सही करिए, रेलवे कंपनीज या और भी काफ़ी सारी कंपनीज, उनमें पैसे अटके हैं लोगों के। तो इनकी कोई गलती नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, आपको अपने हिसाब से काम करना है, ठीक है। अभी कोई भी पर्सन आपको बोलेगा तो उस हिसाब से नहीं करना है, आपको डेटा देखना है, सुननी सबकी है, करनी खुद की है, वो मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा था, पैसे तो देखो बने थे, 10% के रिटर्न आए थे निफ्टी में, बट अभी मार्केट उसी लेवल पे है, वहाँ से चला नहीं है। तो पहली तो ये सीख हमको लेनी है। सेकंड, एक और डेटा मैं आपको देता हूँ, जिसमें पीएम मोदी की नेटवर्थ अगर हम देखें तो कितनी है, 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास की है, ठीक है। ऑफिशियल डेटा जो निकलता है जिसमें ये बताते हैं अपना कि कितनी नेटवर्थ है, कहाँ पे पैसे हैं, तो 3 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है मोदी जी की। अब इस नेटवर्थ का कितना पार्ट इक्विटीज में है उसको देखते हैं। एफडी की बात करें तो देखो 2.85 करोड़, यानी मैक्सिमम पैसा तो एसबीआई में है एफडी के रूप में। उसके बाद में 9 लाख रुपए तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी एनएससी में है। इसके बाद में ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पे सोने की अंगूठी है तकरीबन 45 ग्राम, रफली 2-3 लाख, कैश 52,920 रुपये कैश इनके पास में है, 80,000 रुपये इनके बैंक में है, लाइबिलिटीज़ कोई नहीं है, लोन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एक पैसा भी इक्विटी में नहीं है। तो बस यही रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा पैसा इक्विटी में होना चाहिए इनका, ताकि थोड़ा मार्केट को भी फिर उस हिसाब से पॉलिसी मिल जाए और अपना भी बेनिफिट उसके अंदर हो। सो अब दोस्तों कुछ कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट कंपनी एमसीएक्स। एमसीएक्स का स्टॉक आज 4% ऊपर गया। एमसीएक्स को लेकर एक न्यूज़ है जिसमें आप देखोगे तो प्लान करी कंपनी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी लॉन्च करने वाली है कोल और मिनरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ये काम बीएसई नहीं कर सकता है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का संभालता है, लेकिन इसमें कमोडिटी, मिनरल, मेटल्स, ये सब आते हैं। तो ऑब्वियस है नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो उसका भी इसको कमीशन जो भी है वो मिलेगा, रेवेन्यू में आएगा वो। और ट्रेंड हम देखिए डे चार्ट का ब्रॉडरली तो सही है, बीच बीच में 35%, 20%, ये 30% का करेक्शन अभी हमने देखा। बीएससी का पैटर्न आपको बता चुका हूँ उसमें कैसा सीन है। तो 26% का करेक्शन इसने कंप्लीट कर लिया है फाइनली। एक रिवर्सल यहाँ पे आज हमने देखा
सो देखते हैं 15% का 16% का गैप है। जो भी वेट एंड वॉच कर रहे थे यहाँ पे रिवर्सल को लेकर, वो अभी देख सकते हैं रिवर्सल आ चुका है। रिवर्सल के बाद में क्या ऑल टाइम हाई जाएगा या फिर पहले की तरह नई ऊंचाइयों को छुएगा, वो बात अलग है। लेकिन जो भी रिवर्सल का वेट कर रहे थे, फाइनली रिवर्सल आ चुका है। इसके बाद में नेटवेब 3% की तेजी, जैसा कि कल परसों हमने बात की थी कि इसमें होता क्या है कि जैसे ये वीकली चार्ट का पैटर्न है, ठीक है, ये सपोर्ट हमने देखा। हम डे चार्ट पे आते हैं, उसमें इजीली समझ में आएगा आपको कि जब भी कोई स्विंग आता है तो स्विंग के बाद में थोड़ी सी और तेजी आती है। ये यहाँ पे स्विंग आया, ये ब्रेकआउट के बाद में तेजी, ये यहाँ पे स्विंग आया, ये ब्रेकआउट के बाद में तेजी। तो इसी तेजी को हम रेसिस्टेंस माने तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में 12-13% का गैप दिख रहा था। अब ये गैप होगा अचीव नहीं होगा वो देखते हैं। बाकी फिलहाल तो हर किसी के पास में प्रॉफिट है, कई लोग बुक कर रहे हैं, कई लोग होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जैसे ही इसके रिजल्ट वगैरह देखे, स्पॉट हो गया था एक रिवर्सल, उसके बाद में ये रिजल्ट के बाद के गेन्स आप देख सकते हैं। तो डेटा सबसे ऊपर है, कोई भी सरकार बोलती है या फिर कोई भी इंसान बोलता है वो मत देखिए, डेटा आपको क्या कहता है, पिक्चर, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट आपका होना चाहिए। और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं क्यूपिड, छोटा सा डिस्कशन हो जाए इसके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए टेक्निकल्स में। तो 6% की बड़ी तेजी इसमें आ चुकी है। अब देखिए कल परसों जब बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद में एक बाइंग आई थी, तो यहाँ से हमको इंडिकेशन मिल गया कि लोग तो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप इसमें नोटिस करिए कि ये जो रन इसमें मिला है, पहले ये करेक्शन, उसके बाद में अच्छी तेजी, स्टॉक यहाँ से डबल, उसके बाद में करेक्शन, उसके बाद में अच्छी तेजी, स्टॉक यहाँ से डबल। अब ये जो करेक्शन है इसके बाद में डबल से पहले ही एक बड़ी बिकवाली आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेंथ थी, ये जो तेजी है, वो थोड़ी सी अब फीकी पड़नी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर उस बेसिस में। बाकी ट्रेंड अभी अप ही है, जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, जब तक ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। 20% का एक डिप ये दे चुका है। अगर इसमें यहाँ से वापस से एक ब्रेकआउट आता है तो फिर एक अप ट्रेंड की उम्मीद इसमें की जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।